Hi everyone, welcome back to the channel. We are discussing CSIR NET December 2019 Part B questions and we are on the question number 438. Question says the cell of the inner cell mass of the blastocyst stage mammalian embryos are. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार नेट में आ चुका है, घुमा फिरा के ऐसा ही क्वेश्चन आता है. पहले आ चुका है कि जो प्लूरीपोटेंट इनर सेल मास होते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में उसमें कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं. तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन ये जरूर आता ही आता है. सो आंसर देने से पहले मैं आपको ये बता दूं जैसे टोटीपोटेंसी क्या होती है. टोटीपोटेंसी आपको जैसे पता है ये कि एबिलिटी होती है सिंगल सेल की टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल्स. मतलब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है टोटीपोटेंट सेल जो होता है. जैसे जाइगोट हो गया, जाइगोट इसका एग्जाम्पल जैसे राइट. प्लूरीपोटेंट क्या होते हैं? प्लूरीपोटेंट होते हैं जो स्टेम सेल्स जो होते हैं उनमें पोटेंशियल होता है डिफरेंशिएट करने का 3 जर्म लेयर सेल्स में, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म. बस ये प्लेसेंटा सेल्स नहीं बना पाते हैं, ये प्लेसेंटा नहीं बना पाते हैं. ठीक है, जो कि कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो होता है प्लेसेंटा वो नहीं बना पाते हैं. देन कम्स मल्टीपोटेंसी. क्या होती है? प्रोजेनाइटल सेल्स जो होते हैं जिनमें जीन एक्टिव पोटेंशियल होता है डिफरेंशिएट इनटू डिस्क्रीट टाइप ऑफ दी सेल्स. मतलब अगर जैसे ब्लड स्टेम सेल्स है, ठीक है, ब्लड स्टेम सेल्स किस में डिवाइड हो रहा है? डिफरेंशिएट हो रहा है मल्टीपल ब्लड सेल्स टाइप में. जैसे ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं. तो ये भी जैसे हो गया लिम्फोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया. ये जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा. तो ये हो गया मल्टीपोटेंसी हमारी. ठीक है. देन हमारा आता है यूनिपोटेंसी. यूनिपोटेंसी सेल क्या होता है कि वन स्टेम सेल व्हिच हैज कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू ओनली वन डिफरेंट सेल टाइप. वन सेल टाइप में जब हमारा डिफरेंशिएट होता है तो उसको यूनिपोटेंसी कहते हैं. जैसे कहते हैं हिपैटोब्लास्ट जो होता है जैसे वो हमारा डिफरेंशिएट होता है हिपैटोसाइट्स में. ठीक है. सो ये होता है. अब हमारा इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज की बात करें तो उसका आंसर होता है प्लूरीपोटेंसी. मतलब इनर सेल मास जो इसकी कैपेबिलिटी होती है दैट इज प्लूरीपोटेंसी होती है उनकी. सो आंसर इज सेकंड. So moving on to the next question, and the question is about the autophagy. So autophagy, as we all know, it's a natural regulated mechanism होता है सेल का that removes unnecessary and dysfunction components जो भी accumulate हो जाते हैं हमारे misfolded proteins या फिर organelles या फिर जो cells होते हैं उनको remove करने के काम आता है. And it also allows the orderly degradation and the recycling of the cellular components. कोई भी recycle होना है कंपोनेंट तो ये ऑटोफेजी का प्रोसेस का काम होता है. सो हमें इसमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं, राइट. So first statement says autophagy occurs when the cell contain aggregated proteins. Yes, it is true. जब भी हमारे सेल्स में एग्रीगेटेड प्रोटीन्स हो जाते हैं अंडर स्ट्रेस कंडीशन या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं या फिर जो भी प्रोटीन्स को रिसाइकिल होना होता है तो उस के दौरान ऑटोफेजी होता है. Then the second statement says autophagy fuses with any organelle. No, it doesn't fuse with the any organelle. It fuses with the lysosome, which is known as phagolysosome. Then phagolysosome. Third statement says autophagosome is a single membrane structure. No, it's not a single membrane structure. वो initially single membrane में होता है but जब हमारा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया तो उसको जब हमारा एनसर्कल करता है तो वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे करके. एंड देन इट फ्यूजेस विद द लाइसोसोम for the autophagy. So ये हमारा statement wrong हो गया है. And then the D statement says autophagosomes fuses with the lysosome to form the autophagolysosome. That is very true. ये हमें पता है. It only fuses with the lysosome to make this. So हमारा correct statements जो हुए वो हुए D and A.
So the next question is, so 440, which one of the following factor is known to be involved in the postponing program cell death in the serial aileron until the endosperm mobilization is complete? So the question actually says कि जब तक एंडोस्पर्म्स में मोबिलाइजेशन नहीं हो जाता, पूरा शुगर का कन्वर्जन नहीं हो जाता, तब तक जो हमारी आउटर लेयर होती है सीरियल की एल्यूमिन, तो उसका जो डिग्रेडेशन होता है या फिर उसका जो सेल डेथ होता है वो कैसे कौन रोकता है, कौन सा फैक्टर रोकता है? तो जैसा कि आपको पता है कि एल्यूमिन लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस लाइक लेयर होती है, जो आउटर की लेयर होती है, दैट इज नोन एज एल्यूमिन. एंड ड्यूरिंग जर्मिनेशन दिस एल्यूमिन परफॉर्म्स important digestive functions also, secreting hydrolysis to break down the starch and protein which is stored in the starchy endosperm cells. ठीक है, तो पूरा एंडोस्पर्म में मोबिलाइजेशन होता है, कंप्लीट शुगर का कन्वर्जन होता है. तो इसमें ये बोला गया है कि जब तक मोबिलाइजेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो एल्यूमिन की लेयर की प्रोग्राम सेल डेथ को कौन फैक्टर रोकता है? तो इसका आंसर है एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड जो होता है हमें पता है कि दैट इज इन्वॉल्व इन दी डोर्मेंसी ऑफ द सीड. ये हमारा इन्वॉल्व है डोर्मेंसी ऑफ द सीड एंड बर्ड्स में. एंड ऑल्सो एम्ब्रियो का जो मेचुरेशन होता है वो हमारे इन्वॉल्व है एब्सिसिक एसिड. एंड अगर क्वेश्चन ये होता है कि एंडोस्पर्म मोबिलाइजेशन में कौन हेल्प करता है, पूरा जो मोबिलाइजेशन होता है, देन उसका आंसर होता है हमारा जिब्रेलिक एसिड. सो ये क्वेश्चन अच्छा था, डायरेक्ट क्वेश्चन था. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, कोई भी कुछ भी समझना हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करें. Next question says, which one of the following reactions take place during the reduction phase of the Calvin-Benson cycle? तो हमें basically find out करना है कि step में हमारा reduction phase होता है. So first statement is the ribulose 1,5 biphosphate to the 3-phosphoglycerate. तो ये हमें step पता है कि ribulose 1,5 biphosphate to this is 3-phosphoglycerate. हमारी ये कार्बोक्सिलेशन स्टेप है जो कि हमारा कौन करता है, राइबोलोज. कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस या फिर राइबोलोज बाइफॉस्फेट, हमारा ये राइबोलेज जो होता है वो हमारा कैरी आउट करता है ये रिएक्शन. ठीक है, देन तो ये हमारा स्टेप नहीं है रिडक्शन का, ये है कार्बोक्सिलेशन का. देन सेकेंड होता है हमारा 1,3 बाइफॉस्फेट, 1,3 बाइफॉस्फेट बाइफॉस्फोग्लिसरेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. तो ये जैसे आपको पता है ये रिवर्सल स्टेप है. एंड ये प्रोसेस जो होता है दैट इज अ रिडक्शन प्रोसेस. ये हो गया NaDH प्लस H प्लस विच इज कन्वर्टिंग इनटू sorry, this is the process. It's a reduction process. सो ये हमारा स्टेप जो है वो रिडक्शन वाला है. बाकी ये जो है हमारा सिंथेस एक्टिविटी का है, तो ये रॉन्ग हो गया. ये हमारा है काइनेज एक्टिविटी का, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया. तो आंसर इज 1,3 बाइफॉस्फेट टू 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज द रिडक्शन फेज ऑफ द कैल्विन-बेंसन साइकिल. So next question 442 says, which one of the following parts of the root is involved in perceiving gravity? So हमें एक्चुअली रूट्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं, आपको पता है, तो हमें ये आज फाइंड आउट करना है कि कौन सा पार्ट ऑफ द रूट है जो परसीविंग ग्रेविटी में इन्वॉल्व होता है, राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्विसेंट सेंटर. तो क्विसेंट सेंटर आपको पता है इट्स अ स्टेम सेल रिजर्वॉयर होता है.
ये स्टेम सेल रिजर्वॉयर होता है, which ensures the regeneration and the persistence of the root apical meristem. इसमें stem cells होते हैं, कुछ भी regeneration करना है कुछ भी, तो that is quiescent center. Okay, then the second option says endodermis. Endodermis हमारा जो होता है वो हमारा act करता है as एपोप्लाज्मिक बैरियर की तरह, जो कि हमारा न्यूट्रिएंट अपटेक में इन्वॉल्व होता है. So it acts as a barrier for the selective nutrient uptake. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा एंडोडर्मिस काम करता है. देन हमारा आता है इनलोंगेशन जोन. इनलोंगेशन जोन जो होता है दैट उसमें क्या होता है कि एक इसमें सेल्स जो होते हैं वो इट डज नॉट डिवाइड, इट डू नॉट डिवाइड, बट इसमें जो सेल्स होते हैं वो इनलोंगेट करते हैं रैपिडली. दैट इज 10 times faster than मेरिस्टेम सेल्स. साइन इनलोंगेशन जोन में सेल्स कभी डिवाइड नहीं करते, बट इनलोंगेट कहते हैं एज द नेम सजेस्ट 10 टाइम फास्टर देन द मेरिस्टेम सेल्स. एंड देन द रूट कैप. रूट कैप हमारा इम्पॉर्टेंट है फॉर द परसीविंग ग्रेविटी. अब इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, दैट इज स्टेटोसाइट्स करके हमारे सेल्स होते हैं, दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द ग्रेविटी परसेप्शन इन द प्लांट. तो रूट कैप जो होता है हमारा प्रोटेक्ट करता है ग्रोइंग ट्रिप इन द प्लांट में, एंड इट सीक्रेट म्यूसिलेज. आपको पता होगा विच इज द मूवमेंट ऑफ द रूट्स थ्रू द सॉइल. जो हमारे रूट्स बढ़ते हैं पूरी सॉइल में, दैट इज म्यूसिलेज इज इन्वॉल्व इन दैट. सो आंसर इज रूट कैप विच इज इन्वॉल्व इन परसीविंग द ग्रेविटी. So next question is very easy, and the question says vascular wilts are widespread and destructive plant disease. ये हमें पता है, right? The symptoms of this disease are primarily caused by clogging of. तो vascular wilts होता क्या है पहले ये देखते हैं. vascular wilts होती है हमारी disease which is caused by the pathogenic fungi or bacteria. Pathogenic fungi or bacteria that enters the water conducting xylem vessels of the plant, ठीक है, and then proliferate within the vessels causing the water blockage. तो ये हमारा जो करता है that is water blockage होता है हमारा इसमें, ठीक है. एंड जो इसमें सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं that includes wilting of leaf, जो आपने देखा होगा ड्राई हो जाती है, एंड डेथ ऑफ द लीव्स, येलोइश पड़ जाना, सूख जाना, wilting of the leaves and the death of the leaves. तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर देते हैं. वेस्कुलर वेल्स है तो वेस्कुलर एलिमेंट्स में होगा, एंड स्टोमेटा इज नॉट अ वेस्कुलर एलिमेंट. हाइड थ्रोट्स आर नॉट वेस्कुलर एलिमेंट्स, ओनली जाइलम एंड फ्लोएम है. एंड वेस्कुलर वेल्स जो होता है वो हमारा वाटर ब्लॉकेज करता है, तो दैट इज एक्चुअली बाय द जाइलम वेसल्स में होता है. जाइलम वेसल्स आर इन्वॉल्व इन दी वाटर कंडक्शन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन. तो हमारे ये जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से विल्टिंग एंड द डेथ ऑफ द लीव्स हो जाती है. So answer is xylem vessels. Next question 445. Which one of the following is not true in the process of the acclimatization to the high altitude? तो हाई एल्टीट्यूड के दौरान विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट. तो पहला स्टेटमेंट होता है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस. रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस क्या होता है कि नॉर्मल ह्यूमन का आपको पता है कि पीएच क्या होता है. नॉर्मली होता है 7.35 टू 7.45, बट जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, वेंटिलेशन हाई हो जाता है, राइट. तो विच हम ब्रीथ बहुत जल्दी या फिर टू डीपली करने लगते हैं, विच कॉजेज द CO2 लेवल टू ड्रॉप. सो इससे क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी एल्कोसिस होता है. इसके दौरान क्या होता है, बॉडी का पीएच जो होता है वो ग्रेटर होता है 7.45 से, ग्रेटर हो जाता है. एंड
बिकॉज हमारा से उसकी वजह से हमारा पीएच जो होता है वो राइज हुआ है तो एल्कलाइन हो जाता है, तो दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विच हैपन्स एट द हाई एल्टीट्यूड। तो ये जो है ये हमारा ये होता है, सो इट्स नॉट ट्रू। देन आता है हमारा सेकेंड इज इंक्रीज इन दी 2,3 DPG इन दी RPC। तो क्या होता है 2,3 DPG जो होता है वो इथ्रोसाइट्स में होता है। इट हेल्प्स इन दी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेशन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेशन, ठीक है। सो एंड इट्स इंटरमीडिएटरी मेटाबोलाइट होता है ईएम पाथवे का रेड सेल्स में विच अफेक्ट्स द हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। तो जब भी हमारा ऑक्सीजन 2,3 DPG डिक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। देन राइज इन द पीएच ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये हमारा सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। एंड देन इंक्रीज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन द टिश्यू, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, वो भी हमारा इंक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट सारे करेक्ट है। सो हमें ये फाइंड आउट करना है विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, दैट इज राइज इन द पीएच ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आंसर इज दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इसमें अगर आपको पता है तो ही आप आंसर दे पाएंगे। सो द क्वेश्चन सेज द सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडाइड एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर क्या नाम है? इंडिपेंडेंट, राइट। तो पहला बताते हैं, जैसे मेगालिन है, मेगालिन हमारा इन्वॉल्व होता है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लाइक विटामिन बाइंडिंग प्रोटीन, हॉर्मोन्स, लिपोप्रोटीन, इन सब में इन्वॉल्व होता है। पेंड्रिन जो है वो है हमारा सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडाइड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है, जो कि हमारा थायराइड, ईयर और किडनी में इन्वॉल्व होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है, राइट। देन आता है हमारा थायरेटिन, ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द थायरोक्सिन एंड रेटिनॉल, एंड दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर, फाइन। एंड प्रेसिन जो होता है वो हमारी सेंसिटिव हेयरिंग जो होती है उसमें इन्वॉल्व होता है, सेंसिटिव हेयरिंग ऑफ द मेमेलियन ईयर, तो उसमें इन्वॉल्व होता है ये प्रेसिन। तो सोडियम इंडिपेंडेंट चैनल जो है या ट्रांसपोर्टर जो है वो पेंड्रिन है। So the next question says, which one of the following synaptic vesicle proteins is involved in tethering of the vesicle to the cytoskeleton system in the nerve terminus? तो एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोटीन जो होता है वो बांध के रखता है साइटोस्केलेटन सिस्टम को। तो पहला ऑप्शन से साइनेप्टोगैमिन। तो साइनेप्टोगैमिन होता क्या है? साइनेप्टोगैमिन जो होता है इट्स अ फैमिली ऑफ प्रोटीन विद द एन टर्मिनल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, ठीक है। एंड इसका मेन रोल जो होता है इट फंक्शन एज अ कैल्शियम सेंसर्स इन द रेगुलेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एंड द हार्मोन सीक्रेशन। तो कैल्शियम का ये एक्चुअली न्यूरोट्रांसमिशन में हेल्प करता है, कैल्शियम का सेंसर है ये। Then second option says synapsin. Synapsin. So synapsin is the synaptic vesicle protein which is involved in the tethering of the vesicle to the cytoskeleton system. So answer इसका है synapsin, ये direct question था। And then third option is synaptophysin. Synaptophysin physicin क्या होता है? साइनेप्टोफिजिसिन जो होता है तो स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मार्कर होता है साइनेप्टिक टर्मिनल का, ठीक है। एंड लास्ट जो है साइनेप्टोब्रेविन। साइनेप्टोब्रेविन क्या होता है? साइनेप्टोब्रेविन जो होता है इट्स 18 मॉलिक्यूलर 18 डाल्टन का ये मॉलिक्यूलर प्रोटीन है, किलो डाल्टन का, 18 किलो डाल्टन का ये मॉलिक्यूलर प्रोटीन है। एंड इसका जो मेन रोल होता है वो होता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का, इट पार्टिसिपेट्स इन द कैल्शियम डिपेंडेंट रिलीज बाय द एक्सोसाइटोसिस। सो हमारे क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा प्रोटीन जो है साइटोस्केलेटन सिस्टम को जोड़ के रखता है, दैट इज साइनेप्सिन।
So next question says, which one of the following hormone is responsible for the mobilization of the calcium from the bones and increasing the urinary excretion of the phosphate? तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. इसका आंसर जो है वो है पैराथायराइड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजिंग द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स एंड इंक्रीजिंग द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट. अदर ऑप्शंस जो है वो है कैल्सीटोनिन. कैल्सीटोनिन क्या होता है? इट ये अपोजिट होता है हमारे इसके पैराथायरॉयड के अपोजिट होता है. एंड इसका रोल क्या होता है हमारा? इट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड. ये रिड्यूस करता है हमारा कैल्शियम लेवल इन ब्लड, मतलब ये मेंटेन करके रखता है. एंड ये अपोजिट होता है हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन के. ठीक है. देन नेक्स्ट इज एंजियोटेंसिन. एंजियोटेंसिन क्या करता है हमारा? दैट इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. ये इंक्रीज करता है बीपी को, बॉडी वाटर को एंड हमारा सोडियम कंटेंट को. ठीक है. ये सब जो होते हैं हमारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा बीपी बढ़ता है. तो बीपी हमारा बढ़ाता कौन है? एंजियोटेंसिन 2. तो ये मेन उसका रोल है. एंड और कैसे करता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है जिससे हमारा बीपी बढ़ जाता है. ये सब जो चीज़ें होती हैं इनसे हमारा बीपी इस तरह बढ़ता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है. सो एंजियोटेंसिन का वो फंक्शन होता है. एंड देन वेसोप्रेसिन क्या होता है? वेसोप्रेसिन जो होता है उसका फंक्शन होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एडीएच. ठीक है. इसका क्या इसका ये होता है बॉडी रिटेंशन ऑफ द वाटर ठीक है. सो मोबिलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन एंड इंक्रीजिंग द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट कौन करता है? दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन.